नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम बाजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारी जो क्लास है आज की वो होने वाली है ग्रामीण परिवेश की, जिसमें हम सीखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में और कृषि, जिसमें कि एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में रहते ही रहते हैं। तो ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चनों में आपको 2 या 3 प्रश्न मिलने ही वाले हैं इस चैप्टर से। तो आप परेशान ना हो, कहीं ना जाए, वीडियो को छोड़ के वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से, जो हमारे विद्यार्थी हैं जो यूपी पुलिस की या तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उनको मौका मिल रहा है साथ में तैयारी करने का, तो मान लो अगर यूपी लेखपाल की वैकेंसी पहले आ जाती है, अगर यूपी लेखपाल की वैकेंसी पहले आ जाती है और उसमें CCC नहीं मांगा गया, तो आप लोग उसमें डेफिनेटली फॉर्म डालोगे, क्योंकि डालोगे जरूर फॉर्म और आपको मौका मिल रहा है तैयारी करने का, तो आप तैयारी कीजिए यार। मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको आपके लक्ष्य से भटका रहा हूँ। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, जब आपको तैयारी करने का एक अच्छा साधन और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप तैयारी करें और जुड़े रहें हमारे साथ। बाकी आपकी अपनी विवेक पर मर्जी है, आप जो स्वतंत्र हैं, आप जैसा डिसीजन लें वो आपके ऊपर है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे कृषि के बारे में करेंगे, एग्रीकल्चर। इससे 2 या 3 प्रश्न, 25 में से 2 या 3 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। और ये हमारा दूसरा चैप्टर है, हमारा, और पहला इसका लेक्चर है। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे कृषि विज्ञान या शस्य विज्ञान। कृषि विज्ञान या शस्य विज्ञान, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको इस तरह से लिखेंगे शस्य विज्ञान। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कृषि विज्ञान या शस्य विज्ञान क्या होता है। इसमें क्या है, फसलों के उत्पादन के बारे में और भूमि के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाती है। तो फसलों का उत्पादन कैसे, हम भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है, आज भी हमारे जो देश की जनसंख्या है 70% से ज्यादा गाँव में निवास करती है, और जो रोजगार के साधन, आज भी कृषि एक ऐसा नियोक्ता है जो भारत में अधिकतर रोजगार को देता है। भारत के अधिकतर लोग जो रोजगार लेते हैं वो कृषि से ही लेते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कृषि से ही हमारा, और जो हमारे अधिकतर जो रोजगार है वो कृषि से ही मिलते हैं। तो हम कृषि विज्ञान या शस्य विज्ञान की बात करें तो इसमें फसलों के उत्पादन और भूमि प्रबंधन की बात की जाती है। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें फसलों के उत्पादन, इसमें फसलों के उत्पादन और भूमि के प्रबंधन। तो भूमि का प्रबंधन से मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को कैसे मैनेज किया जा सके, हरी खाद डाल के या फिर देसी खाद डाल के, उसको मतलब कैसे उसकी उर्वरा शक्ति को, जब हम उसमें खेती करते हैं तो धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति घटने लगती है, लेकिन जब उसमें हम हरी खाद या फिर देसी खाद का प्रयोग करते हैं तो वो उर्वरा शक्ति एक लेवल पर जाके, मतलब जो कम होती रहती है वो मतलब उस पर रुक जाती है और हमारा खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि हरी खाद उसको उपजाऊ बनाए रखती है, गोबर की खाद भी उसको उपजाऊ बनाए रखती है, कंपेयर देन जो हमारे रासायनिक है उनके तुलना में। तो इसमें कृषि विज्ञान और शस्य विज्ञान में क्या बताया जाता है, इसमें फसलों के उत्पादन और भूमि के प्रबंधन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आप लिखेंगे एक नोट बना के आप, शस्य विज्ञान के जनक पीटर डेकेन्स जी हैं। सस्य विज्ञान के जनक पीटर डेकेन्स जी हैं, सस्य विज्ञान के जनक पीटर डेकेन्स जी हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है। तो हम सभी जानते हैं भारत में जो ऋतुओं के आधार पर फसलें हमारी 3 प्रकार की होती हैं, और इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे फसल चक्र सघनता और फसल सघनता के बारे में।
तो वो आगे की चीज है। तो अभी हम बात कर रहे हैं भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलें जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लो। लेकिन ऋतुओं के आधार पर भारत में फसलें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रबी की फसल, नंबर 2 खरीफ की फसल, नंबर 3 जायद की फसल। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और पहला हेडिंग डालेंगे रबी की फसल। पहला हेडिंग डालेंगे रबी की फसल। देखो रबी की फसल क्या होती है। ये जो फसल है हमारी, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें गेहूं है, चना है, सरसों है, आदि प्रकार की फसलें आती हैं हमारी। तो इसमें लिखेंगे रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसकी प्रमुख फसलें गेहूं, जो इंपोर्टेंट होगा मैं बताऊंगा आपको, चना, मटर, गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों। मसूर बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। मसूर, सरसों इंपोर्टेंट है। सरसों को तो आप सभी जानते होंगे। सरसों, आलू और गन्ना। आलू भी इंपोर्टेंट है, आलू इंपोर्टेंट है और हमारा गन्ना भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी प्रमुख फसलें हैं। अब अगला हेडिंग डालेंगे खरीफ की फसल। इससे रिलेटेड मुझसे जो मेरा इंटरव्यू हुआ था यूपी लेखपाल के एग्जाम में, तो खरीफ की फसल के एग्जाम्पल पूछा गया था मुझसे। जब इंटरव्यू था यूपी लेखपाल में, अब तो इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। तो खरीफ की फसल ये जून जुलाई में बोई जाती है। ये जून जुलाई में बोई जाती है। और जो लेखपाल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा चैनल से जोड़िए यार। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, कुछ मेरी जिम्मेदारी है। ये जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर में काट ली जाती है तथा अक्टूबर में
काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलें धान, मक्का। इसकी प्रमुख फसलें धान, मक्का, बाजरा, ज्वार। ठीक है, ये हमारी इसकी प्रमुख फसलें मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, रागी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रागी एक प्रकार का दाना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रागी काय की फसल है, तो ये खरीफ की फसल है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रागी एक काला सा दाग, मतलब एक दाना टाइप में होता है रागी। ठीक है, इतना आप जानिए, जो अचार वगैरह में पड़ता है। ठीक है, रागी। और हमारा हो गया सोयाबीन। तेजी से नोट करें फटाफट। सोयाबीन, अब जायद की फसल की बात करेंगे हम। जायद की फसल ये मार्च अप्रैल में देखो, जायद की फसल जो भी होती है, जो हमारा जो रबी और खरीफ की फसल के बीच में टाइम रहता है, उसमें बोई जाती है। और मोस्टली इसमें बेलों वाली फलें होती हैं, बेलों वाली फसलें होती हैं, जैसे लौकी है, तोरई है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, ये सब ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। तथा मई जून में काट ली जाती है। आपने देखा होगा तरबूज खरबूज हमारा मई जून तक ही चलता है और मार्च अप्रैल में बोया जाता है। तथा मई जून में काट ली जाती है, काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलें, थोड़ा तेज लिखेंगे, इसकी प्रमुख फसलें। और नोट्स अपने हैंड राइटिंग में बनाएंगे, मैं फिर बता रहा हूं, बहुत अच्छा रहेगा। इसकी प्रमुख फसलें लौकी, खीरा, तोरई, खरबूज, तरबूज। ठीक है, खरबूज, तरबूज, ये हमारी जायद में। एक मूंग भी हमारा जायद की फसल में आता है। ठीक है, आजा, मूंग भी हमारा जायद की फसल में आता है। ये तो आपने ऋतुओं के आधार पर फसलों को जाना। अब हम बात करेंगे फसल चक्र की। फसल चक्र क्या होता है हमारा? तो फसल चक्र होता है हमारा एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में फसलों को इस प्रकार बोना कि जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम ना हो। एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में फसलों को इस प्रकार बोना कि उसकी उर्वरा शक्ति कम ना हो, इसको कहते हैं फसल चक्र। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, फसल चक्र। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, किसी एक निश्चित क्षेत्र में किसी एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए किसी एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के लिए फसलों को इस प्रकार उगाया जाना, फसलों को इस प्रकार उगाया जाना, फसलों को इस प्रकार उगाया जाना कि मृदा की
उर्वरा शक्ति का कि मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास ना हो, ह्रास होगा मतलब कमी ना हो, ह्रास ना हो, कि मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास ना हो, इसे फसल चक्र कहते हैं, इसे फसल चक्र कहते हैं। मान लो कि ये हमारा खेत है, ये एक साल के लिए हमने क्या किया, पहले इसमें गेहूं उगा दिया, क्या उगा दिया, गेहूं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने गेहूं उगा दिया फिर गेहूं के बाद गेहूं उगा दे, इससे क्या होगा, मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाएगा और गेहूं भी होगा नहीं हमारा। तो गेहूं के बाद हमने इसमें क्या किया, चावल या हरा चारा मतलब कर दिया, हरा चारा उगा दिया, हरा चारा के बाद फिर इसमें चावल उगा दिया, धान उगा दिया। तो इससे क्या होता है कि एक निश्चित समय के लिए क्रॉप रोटेशन हो जाता है, कि मतलब पहले एक फसल फिर दूसरी फसल फिर तीसरी फसल। इससे क्या है कि मृदा जो हमारी मिट्टी है इसकी उर्वरा शक्ति का ह्रास नहीं होता है, इसी को क्या कहते हैं, हम फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में, अभी आप लिखेंगे जैसे दलहनी फसलों के बाद, दलहनी फसल के बाद दलहनी फसल को उगा दो आप, दलहनी फसल। मान लो पहले आपने दलहनी फसल उगाई है, उसके बाद दलहनी फसल को उगा दो, उससे भी क्या होगा कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसका ह्रास नहीं होगा। दूसरा हमारा यह है, दूसरा हमारा क्या है, गहरी जड़ वाली, गहरी जड़ वाली, गहरी जड़ वाली फसल, गहरी जड़ वाली उगा दो, उसके बाद उथली जड़ वाली, उथली जड़ वाली। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले तो गहरी जड़ वाली, जैसे लौकी, लौकी नहीं सॉरी मूली हो गई, हमारा आलू हो गया, शकरकंद हो गई हमारी, इस तरह की फसल उगा दी। फिर उथली जड़ वाली जिसकी जड़ें ऊपर ही होती हैं, मतलब ज्यादा गहरी नहीं होती है, धान हो गया, गेहूं हो गया, इस तरह की फसल उगा दो। तो ये हमारा क्रॉप रोटेशन होता है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति जो है ह्रास कम होती है, उस पर इफेक्ट कम पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फसल चक्र सघनता के बारे में, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था और ये इंपॉर्टेंट भी है और ये आपको समझना भी जरूरी है। फसल चक्र सघनता हेडिंग डालेंगे, फसल चक्र सघनता क्या होती है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था और पूछा भी जा सकता है। तो ये एग्जाम के परिक्षेप से इंपोर्टेंट भी है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो विभिन्न फसलों, इसको डेफिनेशन को नोट करेंगे, विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर, नोट करने में समझाता हूं, फिर विभिन्न फसलों को एक निश्चित क्षेत्र पर विभिन्न फसलों को एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से एक निश्चित क्रम से एक निश्चित समय में बोने को एक निश्चित समय में बोने को फसल चक्र सघनता कहते हैं। देखो ये हमारा एक निश्चित क्षेत्र है, क्या कह रहा है, विभिन्न फसलों को, फसल हमारी विभिन्न है, एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम में एक निश्चित समय में, समय भी निश्चित है हमारा, के फसल के बोने को फसल चक्र सघनता कहते हैं। तो मैं इसको समझाऊंगा, इसको नोट कर लो पहले आप।
ये हमारा खेत है, इसमें पहले हमने क्या किया, धान बो दिया, फिर इसमें गेहूं बो दिया, गेहूं बोने के बाद फिर हमने क्या किया, इसमें मूंग को बो दिया। धान हमारा कब बोला है, खरीफ की फसल है तो ये जुलाई में बो जाता है। और ये गेहूं है हमारा, गेहूं का बोया जाता है हमारा अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और ये धान हमारा अक्टूबर में काट लिया जाता है तो नवंबर में ये हो गया। और ये हमारा गेहूं मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा, फिर ये हमारी खेत खाली हो जाएगा। खेत खाली होने के बाद अब मार्च अप्रैल में फिर इसको मूंग को बो देंगे, फिर हमारी ये मूंग हो जाएगी। उसके बाद फिर ये मतलब जुलाई, फिर से जुलाई आ जाएगी, यानी कि ये पूरा एक साल का चक्र हो गया। दोबारा से समझ लें, धान को बोया जुलाई में बोने के बाद गेहूं को बोया नवंबर के बाद फिर हमारी जुलाई आ जाएगी, खेत खाली होगा हमारा और 3 फसल हमारी हो गई एक साल के अंदर, यानी 1 ईयर के अंदर। यह है तो फसल चक्र सघनता होती है हमारी। इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, फसल चक्र सघनता बराबर फसलों की संख्या बटे निश्चित समय गुणा 100। अब यहां पे ध्यान दें कि एक साल में हमने कितनी फसल बोली, 3। फिर से समझ लो, जुलाई में जब हम धान बोएंगे तो अक्टूबर नवंबर में हमारा खेत खाली हो जाएगा। नवंबर में फिर हमने क्या किया, गेहूं बो दिया, मार्च अप्रैल में खेत खाली हो गया, फिर हमने मूंग बो दी, फिर जुलाई में जाकर खेत हमारा खाली हो गया, यानी एक साल में 3 फसल हो गई हमारी। अब निश्चित समय हमारा कितना है, 1 ईयर, और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 300%। ये क्या आ गई हमारी फसल चक्र सघनता आ गई हमारी, क्या आ गई, 300% फसल चक्र सघनता आ गई। और फसल चक्र सघनता होती क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यानी विभिन्न फसलों को एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित क्रम से एक निश्चित समय में बोने को फसल चक्र सघनता कहते हैं। इसको नोट कर लो। अगर हमारी यहाँ पे क्या होता, फसलें 2 होती, धान और गेहूं, मतलब एक साल के लिए, तो यहाँ पे फसलों की संख्या 2 आती तो 200% हो जाती, तो ये फसल चक्र सघनता हमारी 200% हो जाती। अगर फसलें 4 होती एक साल के लिए तो क्या होता हमारा, 400 हो जाती यहाँ पे फसल चक्र सघनता, ठीक है। यही है, ये होती है हमारी फसल चक्र सघनता। फसलों की संख्या 3 है हमारी, निश्चित समय 1 साल है हमारा, और मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, तो 300% आ गई है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हेडिंग डालेंगे एकल कृषि। हेडिंग क्या डालेंगे, एकल कृषि। एकल कृषि, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक स्थान पर केवल बार बार एक ही खेती करते रहना एकल कृषि कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे किसी एक स्थान पर बार बार, किसी एक स्थान पर बार बार एक ही फसल उगाना, एकल कृषि या एकल सस्यन कहलाता है। एकल कृषि या एकल सस्यन कहलाता है, एकल कृषि कहलाता है। एकल कृषि कहलाता है किसी एक स्थान पर बार बार एक ही फसल उगाना, क्या कहलाता है हमारा, एकल कृषि कहलाता है, ठीक है।
अब इसको समझेंगे। मान लो ये हमारा खेत है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में क्या होता है, यहाँ पे एक बार धान की खेती कर ली, धान की खेती कर ली, फिर से इसको धान काटा, फिर से धान लगा दिया, यानी कि साल में क्या होता है, धान की दो दो बार फसलें ले लेते हैं। और पश्चिम बंगाल में तो धान की मतलब तीन तीन फसल ले लेते हैं एक साल में। तो इसमें एक नोट लिखेंगे आप लोग, जो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट लिखिए, एकल कृषि की शस्य सघनता, एकल कृषि की शस्य सघनता हमेशा 100% से ज्यादा होती है, 100% से ज्यादा होती है। अब आप लोग ध्यान दो कैसे होगी। मान लो एक ही फसल एक बार एक साल में उसने दो खेती ले ली धान की, तो फसलों की संख्या तो दो ही हो गई, एक साल हो गया और 100%, तो 100 से तो ज्यादा ही आएगी ना। एक ही फसल को एक बार से ज्यादा उगाना। तो ये हमारा नोट हो गया। अगर पूछा जाए कि एकल कृषि में शस्य सघनता कितनी होती है, 100 से ज्यादा ही होगी, 100 नहीं होगी, ठीक है, 100 से ज्यादा होगी, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे एकल सस्यन। एकल कृषि अलग होता है, एकल सस्यन अलग है। अब हमारा लास्ट हेडिंग है एकल सस्यन। हमारा जो आज का लास्ट हेडिंग है एकल सस्यन। देखो एकल सस्यन क्या होता है। एकल सस्यन का मतलब ये होता है किसी एक निश्चित भूमि पर एक वर्ष में जब एक ही फसल उगाते हैं तो इसे एकल सस्यन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक निश्चित भूमि पर एक वर्ष में जब एक ही फसल उगाते हैं, मतलब एक वर्ष में पूरे वर्ष में एक ही फसल उगानी है तो उसको क्या कहते हैं, एकल सस्यन कहते हैं। तो इसको लिख लो, किसी एक निश्चित भूमि पर, किसी एक निश्चित भूमि पर एक वर्ष में जब एक ही फसल, एक वर्ष में जब एक ही फसल उगाते हैं तो इसे एकल सस्यन कहते हैं। किसी एक निश्चित भूमि पर एक वर्ष में जब एक ही फसल उगाते हैं, तो अभी आपको बता दिया कि एक वर्ष में एक ही फसल उगानी है, गुणा 100, तो इसकी जो शस्य सघनता आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 100% आ जाएगी। तो इसको नोट करके लिख लो, इसको नोट करके लिख लो। इसकी शस्य सघनता हमेशा 100% होती है। मतलब एक ही खेती की संख्या तो एक ही हो गई ना। अब एक ही हो गई तो 1/1 एक साल के लिए, तो एक साल में एक फसल हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो शस्य सघनता हो गई 100% हमारी। तो इसकी शस्य सघनता हमेशा 100% होती है। एकल सस्यन के लिए 100% होती है और एकल कृषि के लिए 100 से ज्यादा होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया क्यों होती है। एकल कृषि में क्या होता है, एक ही फसल को कई बार उगाते हैं, यानी धान कर लिया फिर से धान कर दिया, तो दो खेती हो गई हमारी, 2/1 गुणा 100 यानी 200 आ जाएगा, तो उसकी 100% से ज्यादा होती है। तो आज की जो क्लास थी हमारी ग्रामीण परिवेश की दूसरे चैप्टर की, वो यहीं तक थी। बाकी की जो क्लास होगी वो कल होगी। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।